Welcome to the new episode of Safalta Talks. मैं हूँ आपकी host युक्ता शर्मा. Well, today we have Nikhil Agrawal with us. Good evening, Yukta. Thank you for inviting me. Mr. Nikhil, welcome to Safalta Talks. Thank you, ma'am. निखिल, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, आपकी जो जर्नी है SRCC से स्टार्ट हुई थी. बहुत सारे लोगों का सपना होता है श्री राम कॉलेज में पढ़ना, तो वहां से आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैम, मैंने श्री राम कॉलेज में एडमिशन किया था इन द ईयर 2013. तो मतलब मेरी जर्नी 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुई थी. इनफैक्ट मेरे स्कूल टीचर्स ने, मेरे को उससे पहले पता नहीं था कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है. तो 11th स्टैंडर्ड में मेरे टीचर जो थे, स्कूल टीचर, उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया एंड यू शुड ट्राई फॉर इट. तो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में हार्ड वर्क किया था एंड लकीली मेरा स्कोर इनफ था कि मैं एडमिशन ले पाऊँ. तो उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटीज का एक नया, एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड था. मैं आज जो भी हूँ मेजरली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की वजह से हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत रिजर्व, एक खाली पढ़ाई फोकस इंसान होता था टिल माई 10th स्टैंडर्ड. बट SRCC में मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए. हर दिन मैं अपने आप को चैलेंज कर पाता था कि जो मैं हूँ उससे बेटर बनूँ, मैं ग्रो करूँ डेली बेसिस पे. बहुत सारे हेल्पफुल सीनियर्स मिले, फ्रेंड्स मिले, टीचर्स मिले, जिन्होंने डिफरेंट करियर ऑप्शंस बताए. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आया था कॉलेज में तो बहुत ही एक रिजिड माइंडसेट था कि ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे. मेरे फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. तो जब मैं कॉलेज में आया था तो मैं एक फिक्स माइंडसेट से आया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लूंगा, क्योंकि मेरे फादर भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है. एंड तो मैं मेरठ जैसी एक जगह से आता हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का मेरे को पता नहीं था. मैंने सोचा था कि पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कोई प्राइवेट जॉब कर लूँगा. बट जब मैं कॉलेज में आया था तो मैं बहुत सारे डिफरेंट एलुमनाई से मिला जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में थे. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी सर से मिला था एंड उस समय के CBI डायरेक्टर से मिला था. तब मेरे को माइंड में आया कि नहीं, मैं सिविल सर्विस भी कर सकता हूँ. इनफैक्ट इतने सारे डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से मिलते थे तो आपका मन करता था कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए और देखिए कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट एरियाज में भी जा सकते हैं. तो उस वे में मेरे को कॉलेज ने हेल्प किया. सेकेंडली, मेरे को कॉलेज में आज मतलब जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो मेरे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि या तो मेरा कोई SRCC का बैचमेट होगा कहीं पर, या कोई सीनियर होगा, या कोई प्रोफेसर होगा हु कैन हेल्प मी, हु कैन गाइड मी. तो वो एक सपोर्ट का इकोसिस्टम है, मेरे को वो मिला था कॉलेज से, और उसी के वजह से मैं डिफरेंट एवेन्यूज एक्सप्लोर कर पाया. तो ऐसा मेरा जर्नी था. आप बहुत टाइम तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे, इन्वॉल्व रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज के, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेजरली पढ़ाई ओरिएंटेड ही था. बट मैं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता था कि ठीक है, मैं अपने नैरो सर्कल से निकल के थोड़ा डिफरेंट चीजें भी करूं. इवेंचुअली मेरे को स्टूडेंट्स यूनियन बहुत पसंद आया. मतलब कि स्टूडेंट्स यूनियन जिस तरीके से काम करता था, जितनी बड़ी टीम लेके मैनेज करना, इतने हाई लेवल पे फंड्स रेज करना, तो मैं हमेशा एकदम मतलब कंफ्यूज रहता था कि ये सब कैसे होता है. मतलब इतने सारे पैसे आप लोग कैसे रेज कर पाते हो, आप 200 लोग की टीम को कैसे मैनेज करते हो. उस समय हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट होते सीरत सर, तो मैं उनसे पूछता था कि सर ये कैसे होता है. तो फिर मेरे हॉस्टल के जो फ्रेंड्स थे, SRCC हॉस्टल के, जो एक फैमिली की तरह ही होता है पूरा, उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं कि कैसे काम होता है. तो फर्स्ट टाइम आई लॉस्ट, सेकेंड टाइम वी ट्राइड, वी वन, एंड इवेंचुअली हम लोग को काम करने का मौका मिला. उसमें काफी सारी लर्निंग स्किल्स भी हम लोगों ने सीखी. इनफैक्ट मैंने क्या रियलाइज किया उस समय कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए आपको टीम, जो आपकी टीम होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है. एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता. मतलब वी यूज्ड टू से दैट नो इंडिविजुअल इज बिगर देन एन इंस्टीट्यूशन. तो जो इंस्टीट्यूशन है यूनियन का, जो पूरी टीम है, वो मैटर करती है. एंड उसको मोटिवेट करना, कम्युनिकेशन चैनल्स प्रॉपर रखना, हर किसी की स्किल डेवलप करना, हर किसी को ग्रो करने का मौका देना, वो सब चीजें मैंने वहां पर सीखी थी. ओके.
तो आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी वहाँ पर काम किया, आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। एक डीयू के अगर एनवायरनमेंट की बात करूँ, एसआरसीसी कॉलेज के कॉलेज एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो किस तरीके का एनवायरनमेंट है वहाँ का? हम वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव, कंजीनियल, लर्निंग एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। वहाँ पर हर इंसान को मौका है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। ये नहीं है कि जैसे कि एक इमेज पोर्ट्रेट होती है कि इतनी हाई कट ऑफ्स होती है तो शायद लोग पढ़ाई ही करते होंगे सिर्फ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पर हर इंसान बहुत डिफरेंट चीजें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बैचमेट है जिन्होंने स्टार्टअप किया और वो बहुत ही हाई लेवल पर रिकॉग्नाइज भी हुआ। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो सोशल सर्विस कर रहे हैं, जो एनजीओ में काम कर रहे हैं, कुछ सिविल सर्विसेज में काम कर रहा है। तो बहुत सारे एवेन्यूज मिलते हैं। एंड फैकल्टी, इनफैक्ट हमारे प्रिंसिपल सर होते थे इस समय, डॉक्टर पीसी सर, वो बहुत बहुत सपोर्टिव होते हैं। मतलब आप कोई भी अगर नया आइडिया, कोई इनोवेटिव बात लेकर जाओगे, दे विल ऑलवेज सपोर्ट इट। और हमेशा बोलेंगे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप जो करना चाहते हैं करिए। एलुमनाई बेस जो हमारा होता था वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता था। अगर आपको फाइनेंसिस में कभी प्रॉब्लम हो रही है या आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो एलुमनाइज हमारे हमेशा साथ होते थे। जैसे कि मेरे को सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप लगने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग माई एलुमनाई, और मेरे पास एक मंथ में 3 इंटर्नशिप ऑफर थे। तो बहुत सपोर्टिव और बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम है ऐसा चीज़। ओके। एसआरसीसी में आपने बिजनेस एनक्लेव में भी काम किया है, आपने फाइनेंशियल कुछ मैनेज की हैं चीजें, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है वहाँ पे बिजनेस एनक्लेव का? मैम मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, ये बिजनेस कॉन्क्लेव होता है बेसिकली। ओके। एंड तो ये एनुअल मैनेजमेंट फेस्टिवल होता है विच इज द लार्जेस्ट अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट फेस्टिवल ऑफ द कंट्री। उसमें क्या होता है कि वी इनवाइट लॉट ऑफ स्पीकर्स टू कम एंड स्पीक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और वो डिफरेंट एरिना से होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स से, पॉलिटिक्स से, फाइनेंस से, इंडस्ट्री से, इंटरनेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो उसमें उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपको मैनेज करना होता है। मैंने उसमें मेजरली क्या क्या सीखा, मैंने सीखा कि जब आप कोई किसी भी इंसान से पैसे मांगने जाते हो, जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्री है, तो उनसे नेगोशिएट कैसे करना है। नेगोशिएशन की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे कन्विंस कर रहे हो। सेकेंडली मैंने सीखा टीम मैनेजमेंट की स्किल्स। एक इंसान जाकर 25 लाख 50 लाख रुपए रेज नहीं कर सकता। यू नीड टू हैव अ सेट ऑफ गुड पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू डे इन एंड डे आउट। तो मेरे पास अराउंड 30 से 35 लोगों की टीम थी उस समय, जो बहुत अराउंड 18-18 घंटे काम करती थी पीक सीजन में। उन लोगों को मोटिवेट करना हर टाइम, उन लोगों के डिसीजन में उनके साथ खड़ा होना, उनके अगर डिसीजन रॉन्ग जा रहे हैं तो उसको करेक्ट करना। अगर कई प्लेस पे मैं रॉन्ग हूँ और वो लोग कोई मिस्टेक पॉइंट आउट करके, तो उसको भी ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना। ये मैंने सीखा। साथ में कुछ कुछ चीजें जो मैंने सीखी, कोऑर्डिनेशन। बहुत सारी मल्टीपल टीम्स एक साथ काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम काम कर रही है, फाइनेंस की टीम काम कर रही है, स्पीकर की टीम काम कर रही है, स्पीकर जो इन्विटेशन वाली टीम है, कॉलेज से लाइजनिंग है, अथॉरिटीज से। तो ये सब चीजों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने एक सीखा रिलेशनशिप बिल्डिंग। मतलब जब आप अपने एक प्रोटेक्टेड सर्कल से बाहर जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो यू ट्राई एंड बिल्ड न्यू रिलेशनशिप। चाहे वो कमर्शियल रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो यू हैव टू मेंटेन एंड सस्टेन दैट। तभी कोई इंसान आप पर ट्रस्ट करेगा, आपके ऊपर आपको फंड्स देगा या फिर आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करेगा। सो द ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज डिस्कशन एंड डिबेट। तो हमारे यूनियन में एक पॉलिसी थी कि जो भी आइडिया जो भी प्रपोज करेगा, हम लोग की 6 लोगों की कोर टीम होती थी, थर्ड ईयर की 6 से 7 लोगों की। हम लोग डेली बेसिस पे उस पर डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे कि क्या इससे कुछ बेटर होगा, क्या इससे बेटर हम लोग कुछ सोच सकते हैं। और इवेंचुअली ऐसा होता था कि जो ओरिजिनली आइडिया है वो पूरा चेंज हो जाता था, इट विल बिकम समथिंग न्यू। पर वो बेटर होता था पूरी टीम के लिए, पूरे कॉलेज के लिए। एक फाइनल चीज मैं जो बोलना चाहूंगा वो की कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। जब ओवरऑल टीम 150 लोगों की काम कर रही होती है, तो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, हर ह्यूमन बींग का बाय नेचर किसी न किसी से कंफ्लिक्ट हो जाता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू निप दैट कंफ्लिक्ट इन द बड इटसेल्फ। एक हेल्दी लेवल ऑफ कंफ्लिक्ट गुड है जो कंपटीशन प्रमोट करे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका एडवर्स इम्पैक्ट हो आपकी यूनिटी। तो हम लोग वीकली बेसिस पे ऐसा कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्सरसाइज करते थे,
फन गेम्स करते थे या फिर आउटिंग कर लेते थे, जिससे टीम में कोहेसिवनेस, एक फ्रेंडलीनेस बनी रहती थी। तो मेजरली यही मेरे लर्निंग। ओके, तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज ऐसी रहती थी लोगों के लिए कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपकी बातों पे ट्रस्ट करें? मैम मैं उसके लिए बेसिकली दो चीजें करता था। एक तो कि मैं पर्सनल टच मेंटेन करता था हर इंसान से, कि नॉट एज अ सुपीरियर या सीनियर ऑफ द स्टूडेंट सीनियर, बट एज अ फ्रेंड ऑल्सो। मैं उससे रिलेशनशिप बिल्ड करने की ट्राई करता था। जैसे कि मेरे जो इमीडिएट जूनियर्स थे, जो 4 सीसीसी हेड्स थे, मतलब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सेल के जो हेड थे, मैं आज भी उनसे टच में हूँ और बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप शेयर करते हैं। प्राइमरी रीजन यही है कि हम लोग नॉट ओनली यूनियन में प्रोफेशनली बट पर्सनली भी एक दूसरे के साथ होते थे। रोज डिनर करने साथ में जा रहे हैं, लंच करने साथ में जा रहे हैं, इनफैक्ट एक दूसरे के साथ ही गेम्स खेल रहे हैं, अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक पर्सनल टच, एक पर्सनल ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सेकेंडली, आप जब खुद मेहनत करते हैं, मतलब आपकी टीम में सबऑर्डिनेट्स आपको तब ट्रस्ट करेंगे व्हेन दे सी दैट आवर सुपीरियर इज वर्किंग मोर हार्डर देन देमसेल्व्स। तो मैं खुद बेसिक, जैसे स्पॉन्सरशिप में कोल्ड कॉलिंग होती है, तो कोल्ड कॉलिंग के लिए इनिशियल लीड्स चाहिए होती है। तो इनिशियल लीड्स ढूंढने के लिए मैं खुद रात को 2-3 बजे तक जग कर लीड्स कलेक्ट करता था, ताकि जो नेक्स्ट डे मेरे जूनियर्स कॉल करें उनके पास सफिशिएंट लीड्स हो। तो उन्हें ये दिखता था कि हाँ, आवर सीनियर इज आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड, सो इवन वी शुड वर्क हार्ड। तो एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी फील होती थी एंड दैट हेल्प मी बिल्ड द ट्रस्ट। ओके, आप कैंपस एम्बेसडर भी रह चुके हैं। यस मैम, मैं कैंपस एम्बेसडर नहीं, कैंपस मतलब स्टूडेंट्स यूनियन में ट्रेजरर था। ओके। तो that was basically a post with respect to management of the entire finances for the students union पूरे एक साल के लिए। तो हम लोगों ने अराउंड 2016 में 14 मिलियन रुपीज, अराउंड 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास स्टूडेंट्स यूनियन ने कलेक्टिवली रेज किया था। तो which was, I mean, which happened for the first time in the history of our college। कभी 1 करोड़ क्रॉस नहीं किया था, हम लोगों ने 1 करोड़ 40 लाख क्रॉस किया था। एंड उसका प्राइमरी रीजन मेरी टीम थी। मेरे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, मतलब जो मेरे जूनियर्स थे, जो दिन रात मेहनत कर रहे थे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, जो बस बेसिकली एक लर्निंग की तब्दील से और एक ट्रस्ट के बेसिस पे आए थे। और वो आज, मतलब वो जो जूनियर्स हैं, जिन्होंने उन 3 महीनों में बहुत अच्छा काम किया था, दे आर वेल प्लेस्ड टुडे। मतलब कोई प्राइवेट इक्विटी फंड में है, कोई येल में है, कोई स्टैनफोर्ड में है, कोई सिविल सर्वेंट है, मतलब दे आर ऑल डूइंग वेरी गुड। दैट इज ओनली बिकॉज कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते थे। मैं उनसे सीखता था, वो मेरे से सीखते थे। कलेक्टिवली हम दोनों थर्ड, मतलब बाहर वाले लोगों से सीखते थे, फैकल्टी से सीखते थे, सीनियर से सीखते थे। तो ओके, यही अप्रोच रहती थी। तो ये आपकी ओवरऑल एक कॉलेज की जर्नी थी जिसमें आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया, आपने फाइनेंसेस में भी काम किया। ओवरऑल आपने बहुत सारी चीजों में अलग-अलग सेक्टर्स में काम किया। उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज में जाने का सोचा। तो यहाँ से ये जो आपका शिफ्ट हुआ गोल सिविल सर्विसेज में जाने का, तो ये आपके माइंड में कब आया? जैसे कि मैंने बताया मैम, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता था, जिसके लिए मैं फर्स्ट लेवल दे भी चुका था, सेकंड लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। बट इवेंचुअली मैं कॉलेज में जब ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता था, स्टूडेंट्स यूनियन में पार्टिसिपेट करता था, तो मैं बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिला, जो मेरा पहले कभी एक्सपोजर नहीं था। हम्म। तो जैसे कि मेरे को याद है, मैं उस समय नितिन गडकरी सर के ऑफिस गया था, वहां पर हम्म। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से मिला था। मैं शरद पवार सर के ऑफिस गया था, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से मिला था। दिल्ली कमिश्नर से मिला था, सीबीआई डायरेक्टर से मिला था। मतलब आई मेट लॉट ऑफ सिविल सर्वेंट्स उस टाइम पर। एंड मेरा खुद का एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था वहां पर, जिसके लिए आई हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। बट व्हेन आई वेंट टू एन आईपीएस ऑफिसर एट दैट टाइम, उन्होंने मेरा बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसानी से काम सॉल्व कराया। और मेरे को उस समय रियलाइज हुआ कि ये सिविल सर्विस एक ऐसी जॉब है जिससे आप लाखों लोगों को एक पॉइंट पे इम्पैक्ट कर सकते हो। बहुत वाइडर डोमेन है, डिफरेंट तरीके की चीजें समझ सकते हो, सोसाइटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ला सकते हो। तो एक वो रीजन था मेरा इंक्लिनेशन होने का। सेकेंडली, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं कोई पब्लिक सर्विस का या सोशल वेलफेयर का काम करूं। और ये चीज मेरे को स्टूडेंट्स यूनियन में काम करने के बाद ज्यादा रियलाइज हुई थी।
तो एक वो भी मेरी कॉलिंग थी कि इसके कारण मैं सिविल सर्विस की तरफ मूव हुआ। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी थी पढ़ने की, आपने एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाया होगा, वो किस तरह की स्ट्रैटेजी थी? आप किस किस टाइम पे पढ़ते थे? आपने कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स का सहारा लिया या आपने सेल्फ स्टडी से कंप्लीट किया? मैम मैंने कोचिंग ली थी जनरल स्टडीज के लिए, एंड ऑप्शनल के लिए भी कोचिंग ली थी, बट ऑप्शनल की कोचिंग मैंने बीच में छोड़ दी थी क्योंकि मतलब मेरे को उतनी रेलेवेंट नहीं लगी थी उस पॉइंट पर। जनरल स्टडीज के लिए मैंने प्राइम मेजरली एनसीईआरटी बुक्स और कोचिंग मटेरियल पे ही रिलाई किया था, और जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स चलती है। विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा रूटीन क्या था, तो मैं मॉर्निंग में अराउंड 7:30 8 o'clock तक अपनी लाइब्रेरी जाता था। फिर एक फर्स्ट सीटिंग बैठता था जिसमें मैं अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेता था अराउंड 10 o'clock तक। मैं ब्रेकफास्ट कर कर फिर आफ्टरनून शिफ्ट में 11 to 2 अपने जनरल स्टडीज पढ़ता था। फिर थोड़े कभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेता था आफ्टर 2 to मतलब 2 से 5 के बीच में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता था या क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेता था। एंड इवनिंग में मैं ट्राई करता था कि मैंने जो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज में एक प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है एंड टाइम थोड़ा कम होता है। बट मेरे 3 अटेम्प्ट में मेरे को ये रियलाइज हुआ, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं मेरा मेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ था, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट स्टडिंग अ लिमिटेड थिंग बट स्टडिंग इट मल्टीपल टाइम्स। तो मैं हमेशा सोचता था कि एक चीज को मैं 5 से 7 बार पढूं, ताकि मैंने जो पढ़ा है वो मैं रिटेन कर पाऊँ, वो मैं रेप्लिकेट कर पाऊँ एग्जामिनेशन। तो वही स्ट्रैटेजी रखता था। ऑप्शनल के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत रिलाई किया था, एंड जैसे बहुत कुछ कुछ मेरे ऑप्शनल स्पेसिफिक चैनल्स होते थे, जैसे एक यूनिफॉर्म चैनल है, एक मीन दैट चैनल होता था, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो इन पे बहुत छोटी छोटी वीडियोज है जो आपको सिलेबस को क्विकली रिवाइज करने में हेल्प करती है। मैं ये वीडियो 5 5 7 7 बार देख चुका था। तो उससे क्या होता था कि जो कीवर्ड्स है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी एग्जाम में लिखनी है, वो मेरे माइंड में फिट हो गई थी। जब मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं भी आता था ना, तो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज करके, वो कीवर्ड्स यूज कर करके अपना एक आंसर बना लेता था जो डिसेंट इनफ होता था। और एक मैंने लाइक पास्ट ईयर पेपर में, मतलब आई वुड से दिस थिंग कि यूपीएससी में भी more than 50% of the examination comes from the previous year question papers. वो some form of the other, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होगा पर मिलता जुलता पुराने पेपर्स में ही से ही आएगा। तो पुराने पेपर्स पर भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आपने ऑनलाइन कोचिंग भी ली और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आपने अटेंड करे। ऐसा कोई इंसिडेंट डीमोटिवेशन का आपको लगा हो कि आपने ये जो करियर चूज किया है ये गलत है, या फिर आपको कभी डीमोटिवेशन हुआ हो? जी, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे पूरे फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, नॉट इवन एट द वेरी बेसिक लेवल। तो सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में मेरे को इनिशियली लगता था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं बनाऊँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था, मैं हमेशा बैकअप ढूंढता रहता था। आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन अ लॉ कॉलेज, मैं लॉ कॉलेज में चला गया। और मैंने प्री और मेंस के बीच में, जो कि बहुत लिमिटेड टाइम होता है अराउंड 100 दिन का, मैंने उस टाइम में एंट्रेंस टेस्ट दिया, एडमिशन लिया, कॉलेज गया। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया थिंकिंग कि मेरा नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ एग्जामिनेशन है। फिर इवेंचुअली मेरा मीन्स नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं खाली सिविल सर्विसेज पे फोकस करूंगा। तो मेरा मेंस नहीं हुआ, फिर मैंने लॉ कॉलेज से ड्रॉप किया। फिर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठा तो मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो मेरे साथ कंटिन्यूसली 3 सेटबैक थे कि पहले मेंस नहीं हुआ, फिर मैंने लॉ कॉलेज से छोड़ दिया, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ। तो मेरे को लगता था कि मैं कहीं गलत करियर पे तो नहीं आ गया, जिस इस करियर के चक्कर में मैं अपना सब कुछ स्टेक पे लगा दे रहा हूँ, बट इवेंचुअली रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। पर उस टाइम पर 2 3 लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया था। सबसे पहले तो मेरी फैमिली और मेरे पापा। सेकंड मेरा ब्रदर, मतलब मेरा कजिन ब्रदर डॉक्टर प्रवीण केडिया। मैं उनको रात को 2 2 3 3 बजे तक कॉल करता था, एकदम बेसिक बेसिक बातों के लिए रोता था, ये नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। वो उतनी छोटी बातों को भी सुन के बहुत पॉजिटिवली बोलते हैं, कोई बात नहीं, अपन सब कर लेंगे। एक मेरा फ्रेंड होता था राघव, मतलब आज भी बहुत क्लोज फ्रेंड है। राघव मेरे को हमेशा मोटिवेट करता था कि नहीं यार, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। एंड यही सारे फ्रेंड्स
एंड टीचर्स के सपोर्ट से इवेंचुअली मेरा क्लियर हुआ थर्ड थर्ड अटेम्प्ट। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपको जब डिमोटिवेशन हुआ तो आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, आपके फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे यदि डिमोटिवेशन में वो जा रहा है तो किस तरीके से उसे उस सिचुएशन को कोप अप करना चाहिए, कैसे बाहर आए? जी मैम, मैं सबसे पहले तो एक चीज बोलूंगा कि इस एग्जाम को एक एग्जाम की तरह ले, मतलब नॉट समथिंग लार्जर देन लाइफ इवेंट। हम लोग ऐसा बहुत बड़ा सा पिक्चर बना लेते हैं कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, मतलब इट इज नॉट डू और डाई थिंग। एक एग्जाम की तरह ले, जो कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में किया था, कि कुछ नहीं है, एक सिंपल एग्जामिनेशन है। जैसे मैं कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स के पेपर लिख कर आता हूँ, वैसे ही लिख कर आऊंगा इसके पेपर में, हंसता खेलता जाऊंगा और लिख कर आऊंगा। उससे क्या हो जाता है कि आपके ऊपर बर्डन बहुत कम हो जाता है, तो आप फ्यूचर के लिए वरी करने के बजाय अपने प्रेजेंट में रहते हो। अब आप अपने आज पर फोकस करते हो कि मैं आज क्या करना है। अदरवाइज क्या होता है कि आप सोचते हो कि अगर कल मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा, क्या बैकअप ऑप्शन देखूंगा। यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर, नॉट फॉर योर प्रेजेंट। यू स्टॉप फोकसिंग ऑन योर प्रेजेंट। और प्रेजेंट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में फोकस कर रहे हो तभी आपका फ्यूचर इंप्रूव हो जाएगा। अगर मैं रोज ये सोचूं कि आज मुझे 2 कदम आगे बढ़ना है, तो इवेंचुअली मैं 20 कदम आगे 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाऊंगा। बट अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को 20 कदम आगे बढ़ना है, वो कैसे होगा, और उसके चक्कर में मैं रोज 2 कदम भी ना चलूं, तो कुछ नहीं होगा। इवेंचुअली आई विल फेल। तो मैंने यही सोचा था, और मैं सबको यही एडवाइस करूंगा कि अपनी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे छोटे छोटे टारगेट्स बना लीजिए। उन टारगेट्स को अचीव करिए और छोटी छोटी खुशियां मनाइए कि हाँ, मैंने ये 10 टारगेट बनाए थे इस हफ्ते के, वो 10 में से 9 मीट हो गए, चलो। तो मैं तो ऐसे ही करता था, और मैं फिर अपने साथ फ्रेंड के साथ पेस्ट्री खाने चला जाता था या घूमने चला जाता था बाहर। तो उससे मेरे को मेंटली भी शांति रहती थी, और मेरे छोटे छोटे टारगेट रिवाइज कर कर करके कि मेरा ये जो पूरा बड़ा सिलेबस है, जो एक समुद्र टाइप है, वो पूरा कंप्लीट हो गया था। मैं टीचर्स का सपोर्ट लेता था। मेरे एक टीचर थे, अमित मंतानी सर। तो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया था। वो मतलब हमेशा मोटिवेट करते थे कि अरे कोई बात नहीं, ये छोटे से टारगेट्स वो बना देते थे। अगर मैं खुद नहीं बना पाता था टाइम टेबल, तो टीचर बना देते थे, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपर्ट है इस चीज में मेरे से। उन्होंने बहुत एस्पिरेंट्स देखे हैं, बहुत लोगों को पास कराया है, तो वो मेरी हेल्प करते थे कि नहीं आप ऐसे करिए। तो इन सब लोग को ऐसे ऐसे करके आई थिंक हर कोई मोटिवेट होकर रह सकता है। दूसरी चीज, अपने एक हमेशा क्लोज फ्रेंड सर्कल रखिए, जो आपके लिए अनकंडीशनली कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे मेरे केस में राघव और अभिषेक होते थे, एक प्रणय होता था। ये लोग अनकंडीशनली मेरे बेनिफिट के लिए या मेरी हेल्प करने के लिए कभी भी रेडी होते थे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको प्रिपरेशन में जो नेगेटिव बातें करेंगे, तो बेटर होगा कि थोड़ा अवॉइड करें उस टाइप की कॉन्वर्सेशन। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आप कल को फेल भी हो जा रहे हैं प्रीलिम्स में या मेंस में, तो ऐसा सोचिए कि मैं गलत कहा था। ट्राई टू फोकस ऑन योर मिस्टेक्स। मेरी ये गलतियां थी, इन गलतियों को सुधार दूंगा रादर देन कि मैं फेल हो गया। मेरा एक फ्रेंड है who got a very good rank under 20 this year। उनका 2 बार से 2 या 3 बार तक कंटिन्यूसली प्रीलिम्स नहीं हुआ था, एंड वो बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट है। उनको गवर्नर मेडल मिला है, वो कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट है, और 3 बार तक प्रीलिम्स नहीं हुआ। बट उन्होंने हमेशा ये फोकस किया कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मेरे को कहाँ इम्प्रूव करना है। और वो सोचते सोचते उन्होंने अपनी मिस्टेक्स दूर करी, और इवेंचुअली उनकी रैंक आ गई टॉप 20 में। तो यही है, अपने मिस्टेक्स पे फोकस करें, लिमिटेड रिसोर्सेज रखें, उन्हीं को रिवाइज करें, फैमिली फ्रेंड्स और अपने टीचर्स का सपोर्ट लें, और एक स्ट्रैटेजी बना के छोटे छोटे टाइम टेबल बना के आगे बढ़ें। बिल्कुल, आपने सही बोला कि छोटे-छोटे टाइम टेबल बना के चीज़ों को करें। फ्रेंड्स, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ये भी एक एग्ज़ाम ही है और उसको बड़े ही कूल तरीके से क्लियर करने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर बोलूँ या फिर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जो है थोड़ा-सा बोरिंग होते हैं। ये थोड़ा-सा एक फ़नी क्वेश्चन है, बट ऐसा ऑब्ज़र्व किया है मैंने बहुत लोगों की बातें सुन के। तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या गवर्नमेंट सेक्टर रियली बोरिंग है? मैम, मैं बोलूंगा कि गवर्नेंस जो है ना, गवर्नेंस एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट्स हैव टू बी प्रोएक्टिव। मतलब जो सोसाइटी में जो ग्लोबली चेंज आ रहा है, उससे एक कदम आगे रहना है गवर्नमेंट।
तो आज की डेट में गवर्नमेंट आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है टू थिंक इनोवेटिवली। जैसे कि टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इनोवेशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है। तो जैसे मैं इंडियन पुलिस सर्विस में हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि यहाँ पर भी हमें नया सोचने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि आप कुछ डिफरेंट सोचिए, आप साइबर क्राइम के बारे में सोचिए। आपने अपना जो बैकग्राउंड में पढ़ा है, जो आपकी डिग्री है या आपने जो स्किल सीखी है, उनको आप गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई करिए। एंड द गवर्नमेंट इज क्वाइट ओपन अबाउट इट। अगर आप कोई नए सजेशन दे रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू इट। बोरिंग तो मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि हाँ आज की भी बहुत एंटरप्राइजिंग है, नई नई चीजें अलाउ कर रहे हैं। बट हाँ, लोअर लेवल पे जब कुछ चीजें रूटीन हो जाती है, जैसे कि आप सेम ही काम डेली बेसिस पे कर रहे हैं रूटीन वर्क में, तो उस केस में थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है। बट अपर लेवल्स पे जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इट इज एंटरप्राइजिंग। आपको नई चीजें सोचने का, करने का मौका दिया जा रहा है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन पुलिस सर्विस में आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट को भी सर्विस कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंट एजेंसी है, सीबीआई, एनआईए, आईबी, आरएनएडब्ल्यू। इनफैक्ट दे आर अलाउइंग यू फॉर फॉरेन डेपुटेशन। आप यूएन में जा सकते हैं, आप इंटरपोल में जा सकते हैं, आप यूएन की पीस कीपिंग मिशन में जा सकते हैं। इनफैक्ट आप फॉरेन स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, उसके लिए गवर्नमेंट आपको मोटिवेट कर रही है। फिर आप अलग जैसे टीचिंग कर सकते हैं, आप अपनी हॉबीज परस्यू करने का आपको मौका मिलता है। आप नए, जैसे आप पढ़ते होंगे कि नए नए आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स नए नए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जा रहे हैं, उसको गवर्नमेंट वेलकम कर रही है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत इनोवेशन है। ये सब आपके ऊपर, आपके माइंडसेट, आपके पर्सपेक्टिव, आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे ले रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं, बिल्कुल भी इसे बोरिंग ना कहें। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप लोगों से अच्छी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है? जी मैम, कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, स्पेशली फॉर अ पब्लिक सर्वेंट। क्योंकि आपको डेली बेसिस पर जनता से डील करना है। एंड आपके पास जनता हर तरीके की बात लेकर आएगी। कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा, मेजरली लोग प्रॉब्लम लेके आएगा। कोई शायद अपनी खुशी शेयर करने आएगा, कोई शायद आपको डांटने आएगा जो आपको पसंद नहीं करता, या आपसे दुखी है, आपके डिपार्टमेंट से दुखी है। तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होकर उनकी बातों को सुनना, सहनशीलता से एक जवाब देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो शब्दों का चयन करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे अगला इंसान आपकी एक इमेज बना रहा है, लार्जर पब्लिक में आपकी इमेज बन रही है, लार्जर पब्लिक में गवर्नमेंट की एक इमेज बन रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अगले इंसान को पेशेंस से सुने और उसकी बात को समझें और अपनी बात को पोलाइटली कन्वे करें। और आप अपने डिसीजन में हमेशा फर्म रहें, बट पोलाइट रहें। आपको गुस्सा, एंगर, ये सब चीजें अपनी कंट्रोल करके रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज हमें मतलब ये सिखाया जाता है कि चीयरफुल रहना, ताकि पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो। अगर कोई इंसान आपसे बात करने आ रहा है प्रॉब्लम लेके, और आप एक चीयरफुल एनवायरनमेंट उसको दे सके, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो आप में विश्वास करते हैं कि नहीं, शायद ये इंसान मेरी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिकेशन का रोल आता है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में भी। जैसे कि मैं बोलूंगा, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, आरटीओ है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। तो कोई भी डिपार्टमेंट एक सिलोज में या अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सबको एक साथ में कोऑर्डिनेशन में चलना जरूरी है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। मेरी बात जिस वे में मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, अगला इंसान उसको उसी वे में समझ पाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने ईगो इश्यूज दूर रखें, रैंक्स का डिफरेंस दूर रखें, एक दूसरे से सीखें, ओपन कम्युनिकेशन रखें। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
बिल्कुल, कम्युनिकेशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिविल सर्विसेज़ में बेसिकली, क्योंकि आपको हर तरह के इंसान से डील करना होता है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, आम इंसान हो, तो कम्युनिकेशन एक बड़ा ही रोल प्ले करता है। यदि मैं आपकी लाइफ़ की जर्नी की बात करूँ, एक एसआरसीसी की लाइफ़ थी आपकी, एक अभी सिविल सर्विसेज़ में हैं आप, ये लाइफ़ है। अगर दोनों लाइफ़ का कंपैरिज़न करूँ तो आप किस तरीके से उसे डिफाइन करेंगे? मैम तो मेरे लिए दोनों ही लाइफ बहुत ही लर्निंग भरी और एंटरप्राइजिंग रही है। एसआरसीसी ने मेरे लिए बहुत सारे नए एवेन्यूज को खोला था। मतलब एक बहुत ही छोटे शहर से मैं आया था जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती थी। जैसे आज भी मैं बोलूँ तो वहाँ पर कोई कॉमर्स लेके सोचता है तो कि सीए कर लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। बट एसआरसीसी में आके मेरे को बहुत डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज का पता चला जो मेरे को कभी पहले पता ही नहीं था। सेकेंडली, वहां पर जो सपोर्ट इकोसिस्टम मिला वो वो मतलब अनपैरेलल्ड है। वहां पर हर चीज के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, चाहे आपके एलुमनाई हो, चाहे आपके बैचमेट्स हो, चाहे जूनियर हो, चाहे फैकल्टी हो। एंड कमिंग टू द पुलिस सर्विस, जैसे आज मैं आईपीएस में हूँ, तो आईपीएस में क्या है कि हम लोग एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में सीख रहे हैं। एसआरसीसी में था कि जनरल था, मैं हर डोमेन के बारे में एक्सप्लोर कर रहा था, सब कुछ नई नई चीजें देख रहा था। बट अभी क्या है कि अभी पुलिसिंग के डोमेन में मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे गेम सीख पा रहा हूँ, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। अब मेरे को फायरिंग के बारे में पता चल रहा है, देश में कौन कौन से वेपन यूज होते हैं, क्या क्या हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में इंसर्जेंसी है, माओइज्म है, कैसे इंटेलिजेंस गैदर होती है। तो जो बेसिकली सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जो आपको एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स, उनकी नॉलेज हो रही है, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे जनता से बात करनी चाहिए, कैसे एक बेसिक कंप्लेंट से लेके जो कि छोटी सी एफआईआर से लेके फाइनल ट्रायल प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल प्रोसेस तक कैसे जाता है, अल्टीमेटली कन्विक्शन कैसे होता है। तो पुलिसिंग के डोमेन की और सिक्योरिटी के डोमेन की नई नई चीजें यहाँ पर सीखने को मिल रही बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए आप 2 क्या सक्सेसफुल मंत्र देना चाहेंगे जब वो अपनी तैयारी करें, तो किन चीजों को ध्यान में रखें? है। मैम मैं जो भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसको यही बोलना चाहूंगा कि अपने सोर्स रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रखें, बार बार उन रिसोर्सेज को रिवाइज करें एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। मतलब जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद, उससे पहले 10 मिनट में एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपकी लर्निंग स्ट्रीमलाइन हो जाएगी कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन है, ये चीजों पे फोकस करना है। फिर वो चैप्टर पढ़ने के बाद दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपको पता चले कि पढ़ने के बाद मैं कितना इंप्रूव कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन बेटर सॉल्व कर पा रहा हूँ। सेकेंडली, कभी भी डीमोटिवेट ना हो, हमेशा इस एग्जाम को एक एग्जाम की तरह ले। ये नहीं कि कुछ बहुत बड़ी चीज है, एक एग्जाम है जो कि आराम से पास हो सकता है। तो ओनली थिंग इज कि आप एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाए, लोगों के आंसर्स को देखिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए लोग आंसर कैसे लिख रहे हैं, प्रीलिम्स में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एक अपना स्ट्रैटेजी बनाइए कि मैं कितने ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ कि मेरा एक सेफ सा स्कोर आए। मेंस में आंसर राइटिंग करिए, अपने फ्रेंड से चेक करवाइए, अपने टीचर से चेक करवाइए, फीडबैक लीजिए कि मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल से एक लेवल ऊपर कैसे जा सकता हूँ। मतलब हर दिन इम्प्रूव करने का सोचिए, उससे क्या होगा कि इवेंचुअली मैं फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर लेके आता हूँ। इंटरव्यू के लिए कंटिन्यूअसली बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। मतलब यू आर गोइंग टू बी जज्ड ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग, सो ट्राई एंड फोकस ऑन हाउ यू आर्टिकुलेट, हाउ यू डिलीवर योर कंटेंट। एंड फैमिली का सपोर्ट लीजिए, फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए, टीचर का लीजिए और बेस लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, रिवाइज करिए, खुश रहिए। बस यही है, यही करना है। बिल्कुल निखिल, बहुत ही मोटिवेशनल बातें आपने बताई, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी भी थी आपकी, बहुत सारी चीजों को हमने जाना गवर्नमेंट सेक्टर्स में एक सिविल सर्वेंट जो है किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें आती हैं, डिमोटिवेशन का पार्ट भी आता है, तो कैसे उससे कोप अप करें, बहुत सारी चीजें आपसे जानी। सफलता टॉक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।